क्लास 11 में जितने ये बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम जो आपका डीओई की तरफ से सैम्पल पेपर रिलीज किया गया था, आज हम इसका सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर आज हम सेक्शन सी का सॉल्यूशन देखेंगे। हम सेक्शन ए और बी का ऑलरेडी सॉल्यूशन देख चुके हैं और आने वाली वीडियोस में आपको सेक्शन डी और ई का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है। और वहां पर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे सैम्पल पेपर के हैं। तो अगर आपको सैम्पल पेपर भी डाउनलोड करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहां पर से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पेपर भी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 22 और बाकी के क्वेश्चन आपके सेक्शन ए और बी में डिस्कस हो चुके हैं, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कहा गया अ बॉडी डिस्क्राइब्स एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड अ पीरियड ऑफ 0.2 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज। ए पार्ट में आपको बोला गया 5 सेंटीमीटर और बी पार्ट में बोला गया 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर आपने एसएचएम चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप फटाफट से इस वाले चैप्टर को पढ़ लें कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला गया एक्सेलरेशन और वेलोसिटी फाइंड करना है इस वाले बॉडी की। तो एक्सेलरेशन आपका, इसमें जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एसएचएम में वो होता है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। वाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर से ना, यहाँ पर जो आपको गिवन है वो यहाँ पर हम एक तरफ लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है क्या क्या, एक आपको एम्पलीट्यूड गिवन है, एम्पलीट्यूड है आपका 5 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा आपका 0.05 मीटर, ठीक है। अब हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर जो हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है ए पार्ट में, ए पार्ट की बात करें, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है ए पार्ट की, ये वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड यहाँ पर बराबर है। तो यहाँ पर से हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना था। एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। पर हमें यहाँ पर ओमेगा वाला टर्म तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ओमेगा फाइंड करेंगे कि ओमेगा क्या आएगा। और इसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद हमें वेलोसिटी भी बतानी है। वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी होती है आपकी यहाँ पर ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर भी ओमेगा वाला टर्म है तो यहाँ पर भी हमें ओमेगा नहीं पता, तो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, ओमेगा ही फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा बराबर होता है आपके पास 2 पाई बट्टे में टी, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको जो है ना, यहाँ पर टाइम गिवन है, ये जो आपका टाइम पीरियड है वो है आपका 0.2 सेकेंड का। तो 2 पाई बट्टे 0.2 ये हो जाएगा आपके पास 0.1 यानी कि 10 पाई। अब 10 पाई यहाँ पर वेलोसिटी में पुट कर देते हैं। यहाँ पर हम ए पार्ट का जो आपका सॉल्यूशन है वो यहाँ पर देखने जा रहे हैं। जो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.05 मीटर का, और यहाँ पर जो आपका एम्पलीट्यूड है वो है आपके पास 0.05 मीटर। सबसे पहले वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर यानी कि 0.05 का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड है हमारे पास 0.05 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.05 इसका स्क्वायर। और यहाँ पर दोनों की दोनों वैल्यूज सेम है, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। और यहीं पर हमें एक्सेलरेशन भी फाइंड करना था। एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर था आपका फॉर्मूले में, ओमेगा की वैल्यू हमें आई है, ओमेगा आया हमारे पास कितना 10 पाई, इसका स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ पर इनटू में वाई है यानी कि वाई आपके पास कितना है 0.05। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 0.05 पाई स्क्वायर यानी कि -5 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ए पार्ट में आपका ये हो जाएगा वेलोसिटी और ये हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन। और ऐसे ही अब हमारे पास बी पार्ट है जहां पर आपको क्या बोला गया कि यहाँ पर दूसरे पार्ट में जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 0.03 मीटर और यहाँ पर से
जो हमारा सबसे पहले एक्सलेशन हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आई थी आपके पास कितनी, 10 पाई, इसका होल स्क्वायर इंटू 0.03, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर से वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ओमेगा अंडर रूट, एम्पलीट्यूड है आपके पास कितना है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड था आपके पास, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ 0.05, और डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 0.03, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर माइनस 0.03 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, या इसको यहाँ पर मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05 माइनस 0.03, और एक बार इसको एडिशन में ले देते हैं 0.05 प्लस 0.03, कैलकुलेट कर लेते हैं ओमेगा अंडर रूट में, ये आपके पास कितना आ गया 0.02, और ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 0.08, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ओमेगा अंडर रूट में 0.0016, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 0.04 ओमेगा, और ओमेगा कितना था, ओमेगा था हमारे पास 10 पाई, 10 पाई इंटू 0.04, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 0.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी, और ये आ गया हमारे पास एक्सलेशन, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना था 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपको ना यहाँ पर साइन बताने हैं वर्क डन के, और यहाँ पर एक और कंडीशन आपको बोली गई है, एक बार हम क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हैं। द साइन ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। इनमें आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव होगी और कौन सी क्वांटिटी आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लगा वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल, यानी कि कुएं से एक बकेट को एक इंसान यानी कि एक मैन उसको लिफ्ट करता है एक कुएं से रोप की मदद से, यानी कि रस्सी की मदद से। तो यहाँ पर ना आपको ये बोला गया कि यहाँ पर आपको साइन बताना है। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास ये इस प्रकार से कुआं है, ठीक है, जो आपका वेल बोला गया, और यहाँ पर इस प्रकार से आपकी जो है एक रस्सी है इसके अंदर, और यहाँ पर ये बन गया आपकी एक बकेट। ठीक है, अब यहाँ पर से एक आपका यहाँ पर एक इंसान है जिसके हाथ में ये वाली रोप है। अब जो है ना यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर ना आपको वो वाला वर्क डन बताना है जो इस मैन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो इंसान है ये इस वाली बकेट को कहाँ पर फोर्स लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसका ऊपर है, यानी कि जो आपका यहाँ पर फोर्स है वो आपका कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपका क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर से अगर मैं आपको वर्क डन बोलूँ, वर्क डन आपके पास क्या होता है, ये होता है आपके पास एफ डॉट एस, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो आपका थीटा होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन, ये भी अपवर्ड जा रहा है, ये भी अपवर्ड जा रहा है, यानी कि थीटा आपके पास हो गया आपके पास क्या 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है, ये होता है आपके पास 1। तो यहाँ पर वर्क डन कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया, अब यहाँ पर आपको अगले पार्ट में क्या किया गया कि आपको ना यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अबोव केस, यानी कि ऊपर वाले केस में जो आपका बकेट पे एक मैन यहाँ पर क्या कर रहा था, इस मैन, ये वाला जो मैन है इसको ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगा रहा था, और यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी ऊपर की तरफ हो रहा था, तो यहाँ पर थीटा आपके पास 0 डिग्री आ गया था। तो यहाँ पर ना अब आपको क्या देखना है, अब आपकी सिचुएशन चेंज होगी, अब यहाँ पर जो आपका वर्क डन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, इसका मास मान लिया m,
तो ये हो जाएगा आपके पास mg, और यहाँ पर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो आपका एस वेक्टर है वो आपका ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और ये जो आपका फोर्स है ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये 180 डिग्री के एंगल पे है। थीटा कितना है 180 डिग्री, और यहाँ पर जो आपका वर्क डन है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास एफ डॉट एस यानी कि एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और जब कॉस के अंदर 180 डिग्री वाली वैल्यू आती है तो ये आता है आपके पास -1। तो यानी कि वर्क डन कैसा आ रहा है, वर्क डन आ रहा है आपके पास नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, और ये आपके पास क्या था, यह था आपके पास बकेट, ठीक है। यहां पर हर सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो डिफरेंट होगा। अगर आपसे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन पूछा जाए वो अलग होगा, और आपके पास मैन का यानी कि जो भी इंसान है उसको खींच रहा है इस वाले बकेट को, उसका वर्क डन अलग होगा। और अगर आपसे नॉर्मल रिएक्शन का यहाँ पर वर्क डन पूछा जाए वो अलग होगा। हर सिचुएशन में आपका जो यहाँ पर वर्क डन है वो अलग अलग आएगा, ठीक है। तो तभी यहाँ पर आपके यहाँ पर जो है आपको साइन कंपैरिजन कराया जा रहा है कि सभी में जो आपका साइन है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब इसी के सी पार्ट में आपको कहा गया कि यहाँ पर ना आपको फ्रिक्शन का वर्क डन बताना है ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि एक आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पर एक आपके पास इस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया और यहाँ पर ना एक आपका फोर्स लगाया जा रहा है आगे की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन हो रहा होगा वो किस प्रकार से हो रहा होगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, म्यू एन, ठीक है। ये आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन कह देते हैं इसको, एफ के, ठीक है। तो यहाँ पर से जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है और जो आपका यहाँ पर फोर्स है वो किस एंगल पे है, वो 180 डिग्री के एंगल पे है। यहाँ पर जो थीटा है वो 180 डिग्री का है, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो आगे लग रहा है और जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, वर्क डन कितना हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि आपका इसमें कॉस थीटा वाला टर्म आएगा। कॉस थीटा पे जब आप नेगेटिव यहाँ पर 180 डिग्री वाली वैल्यू डालोगे तो ये आपके पास कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा, जब यहाँ पर आप 180 डिग्री वैल्यू डालोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको इस वाले क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। अब जो है ना आपको यहाँ पर कहा गया कि आपको वो सारी क्वांटिटीज को पिक आउट करना है जो इनमें से वेक्टर क्वांटिटी है। तो टेम्परेचर आप सभी को पता ही होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। और प्रेशर आप सभी जानते ही हैं, प्रेशर होता है आपके पास कितना, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है और एरिया आपकी कैसी क्वांटिटी है, एरिया आपकी यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। तो ओवरऑल कैसा हो गया, ये हो गया आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, ये हो गया आपके पास वेक्टर क्वांटिटी। इंपल्स ये भी होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स का होता है एफ डेल्टा टी, यानी कि जो आपका फोर्स वाला टर्म है वो यहाँ पर आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। और टाइम आपके पास क्या होता है, टाइम होता है आपके पास सेकंड में, यानी कि ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पर पावर की बात करें तो एफ डॉट वी भी लिख सकते हैं इसको। और ये जो है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर टोटल पाथ यानी कि डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस आपके पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी आई, वेक्टर क्वांटिटी आई आपके पास प्रेशर, इंपल्स, और बस इतना ही आया, प्रेशर एंड इंपल्स बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपको यहाँ पर दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। एक आपके पास ए वेक्टर है और एक आपके पास बी वेक्टर है जो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना उसका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जो है यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको पता है यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया आपके पास 0 डिग्री, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर जो थीटा है वो आपके पास कितना हो गया 0 डिग्री। दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर से अगर मैं इनके रिजल्टेंट की बात करूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का, ये आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 होता है आपके पास 1, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और यहाँ पर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया अंडर रूट में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इस पूरे का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मतलब जब हम दो वेक्टर का रिजल्टेंट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो उसके इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस पूरे का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये कट जाएगा और यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको यहाँ पर से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपको यहाँ पर बल्क मॉडुलस की ना डेफिनेशन बतानी है। तो बल्क मॉडुलस इज द relative change in the volume of a body produced by a unit compressive or tensile stress acting uniformly over its surface। तो ये हो गया आपकी बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन, और यहाँ पर इसके साथ ना एक आपका न्यूमेरिकल अटैच था। ठीक है, और इसमें जो आपका न्यूमेरिकल अटैच था ना वो मैं आपको इसी में बता देता हूँ, बी पार्ट था इसका। यहाँ पर आपको बोला गया था कि आपको ना यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी बाय वी का परसेंटेज चेंज यानी कि ये दिया था आपको 0.01%। ठीक है, तो हम ना यहाँ पर से क्या करते हैं, डेल्टा वी बाय वी निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो नीचे आता है 100, और यहाँ पर आपको ना प्रेशर गिवन था, प्रेशर था आपके पास 100 ATM के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसको जब हम उसमें कन्वर्ट करेंगे पास्कल में तो ये आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 1.01 इंटू 10⁵। ठीक है, अब यहाँ पर से 2 जीरो हटेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 101 इंटू 10⁵, और यहाँ पर से इतने पास्कल, और यहाँ पर जो आपका बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस आपको कैलकुलेट करना था, और यहाँ पर बल्क मॉडुलस आपके पास होता है प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, और वॉल्यूम स्ट्रेन होता है आपका डेल्टा वी बाय वी। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ पर परसेंटेज को हमने डेल्टा वी बाय वी में कन्वर्ट किया था। प्रेशर हो गया आपके पास 101 इंटू 10⁵, और डेल्टा वी बाय वी कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 0.01 इंटू में 100। तो यहाँ पर से 2 पॉइंट हम ऊपर भेज देते हैं, 2 जीरो हो गए, और यहाँ पर से ये हो गया आपके पास 101 इंटू ये हो गया आपके पास 4 जीरो तो 10⁹, और यहाँ पर 2 के बाद हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं क्योंकि आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, और यहाँ पर 10⁻², यहाँ पर 2 पॉइंट लगाए तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.01 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया आपके पास बल्क मॉडुलस। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला गया कि 26 क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको बोला गया व्हाट हैपन्स टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताना है। व्हेन 2 प्रोटॉन्स आर ब्राउट क्लोज टुगेदर, यानी कि जब हम 2 प्रोटॉन्स को, यानी कि 2 आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन्स, और इनको एक साथ लाया गया, एक साथ एक दूसरे के साथ टच कराया जा रहा है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हम 2 पॉजिटिव पार्टिकल्स को एक साथ टच कराएंगे तो यहाँ पर आपको क्या, एक रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर आपके पास लगेगा, यानी कि जब हम 2 पार्टिकल्स को यहाँ पर टकराने की कोशिश करेंगे तो एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो बैकवर्ड लगेगा, तो उसके अगेंस्ट जाके हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो ये आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर दोनों के दोनों लाइक चार्जेस हैं, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों को हम एक साथ ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और वो इन दोनों को दूर भगाने की कोशिश करेगा, पर यहाँ पर हम इसके अपोजिट जाके वर्क डन कर रहे हैं, इसको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप वर्क डन करोगे तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज। ठीक है,
और वहीं दूसरी तरफ जब हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि दो अनलाइक चार्जेस, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, जब इन दोनों को हम पास में लेंगे तो हमें यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर हमें एक्सटर्नल वर्क डन की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दोनों के दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं? अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दोनों क्या रहेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने से क्या होगा? हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ना, वो आपका रीजन बेस्ड है, और यहाँ पर आपको बोला गया वाई आर ब्रिजेस डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज। लॉन्ग यूज के बाद जो आपका ब्रिज होता है उसको अनसेफ क्यों डिक्लेयर कर दिया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन कि यहाँ पर जो रिपीटेड फोर्स होता है ना ट्रैफिक का, यानी कि आपकी यहाँ पर से बहुत सारी गाड़ियाँ जाती हैं, और यहाँ पर उन सभी गाड़ियों का जो यहाँ पर फोर्स होता है उस वाले ब्रिज पर, वो आफ्टर लॉन्ग यूज, आफ्टर लॉन्ग यूज के बाद आपके पास जो उस वाले ब्रिज का जो इलास्टिसिटी होता है वो लूज करने लग जाता है, और वो आपका जो ब्रिज है वो प्लास्टिक रीजन की तरफ कन्वर्ट होने लग जाता है, और उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है। ठीक है। तो ड्यू टू रिपीटेड फोर्स applied by the traffic on the bridge loses its elasticity and goes into plastic region which is close to breaking point। और अगले ही क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि आपके पास जो स्प्रिंग बने होते हैं वो स्टील के क्यों बने होते हैं, कॉपर के क्यों नहीं बने होते। ठीक है। तो ड्यू टू स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर। जो स्टील होता है वो कॉपर से ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, इस वजह से जो आपका स्प्रिंग होता है उसको हम स्टील से बनाते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि जो स्टील है उसका जो इलास्टिसिटी है उसमें जो यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगले ही क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया कि आपको ना यहाँ पर वाला डिस्टेंस बताना है, जहाँ पर मीन पोजीशन से जहाँ पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है इन एसएचएम। यानी कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एसएचएम में, वो होता है आपके पास हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और वहीं पर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपके पास क्या होता है? हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों को इक्वल कर देते हैं, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी। आपको बोला गया जब दोनों के दोनों इक्वल हो तब आपको डिस्टेंस बताना है। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। इन दोनों वैल्यू से ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर, और यल एक्स स्क्वायर इधर आके 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इस एम्पलीट्यूड को मैं कैपिटल ए लिख देता हूँ, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a/√2 प्लस माइनस a/√2। ठीक है। तो ये वाले डिस्टेंस के बाद जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। इस वीडियो में इतना ही, और बाकी सभी वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।